नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आपने कोई लोन ले रखा है या लेने वाले हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है। काम की इसलिए है क्योंकि कई बार आप लोन लेते वक्त ये सोचते हैं कि आप लोन को पैसे आने पर वक्त से पहले ही चुका देंगे, और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि पैसे होने के बावजूद भी लोन की ईएमआई और मोटा ब्याज भरते रहने में कोई समझदारी नहीं है। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ इसलिए ऐसा नहीं कर पाते थे या कर पाते हैं क्योंकि बैंकों ने वक्त से पहले लोन चुकाने को बहुत महंगा और जटिल बना रखा है। अभी आपको वक्त से पहले लोन चुकाने के लिए एक मोटी फोरक्लोजर फीस देनी पड़ती है। ऐसा ही कुछ होता है जब आपको कोई दूसरा बैंक सस्ते में लोन ऑफर कर रहा हो और आप स्विच करना चाहते हो, तो इन सब के लिए भी आपको एक फीस चुकानी पड़ती है। इतनी चुकानी पड़ती है कि फिर स्विच किया कि नहीं किया कोई खास फायदा आपको महसूस होता नहीं है। बैंक ये सब क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पूरा ब्याज कमाने का मौका मिलता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई लोन पर प्री पेमेंट चार्ज को खत्म करने का फैसला कर चुका है। यह फैसला हर तरीके के फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले लोन के लिए होगा और 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। अब लोन पर किसी तरह के प्री पेमेंट या फोरक्लोजर चार्ज नहीं लगेंगे। आरबीआई के इस फैसले से करोड़ों लोन लेने वाले लोगों को, खास तौर पर होम लोन और एमएससी लोन लेने वालों को सीधा सीधा फायदा मिलेगा। नया नियम सभी बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी एनबीएफसी समेत रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस के लिए अनिवार्य रहने वाला है। अब शायद ये सवाल भी आपके मन में आए कि आरबीआई ने ऐसा क्यों किया। तो जांच में ये बात सामने आई थी कि कई रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस प्री पेमेंट चार्ज को लेकर अलग अलग पॉलिसी अपना रहे थे। तो कुछ इंस्टीट्यूशंस या बैंक लोन एग्रीमेंट में ऐसे रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज शामिल कर रहे थे जिससे ग्राहक कम ब्याज दर वाले ऑप्शन पर स्विच ही ना कर पाए। आरबीआई ने यह भी कहा है कि यह राहत लोन चुकाने के सोर्स पर निर्भर नहीं करेगी, यानी चाहे लोन का पार्ट पेमेंट हो या पूरा लोन रीपेमेंट कर दिया जाए और फंड का सोर्स कोई भी हो, अब कोई चार्ज नहीं लगेगा। मसलन खुद आपका पैसा हो या आप किसी दूसरे लोन पर स्विच कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही किसी भी तरह का लॉक इन पीरियड भी अब अनिवार्य नहीं होगा। जहां तक बात है फिक्स रेट लोन की, तो उसके लिए भी आरबीआई ने कहा है कि फिक्स टर्म लोन पर अगर प्री पेमेंट चार्ज लगाया भी जाता है तो वो सिर्फ प्री पे की गई राशि पर बेस्ड होना चाहिए। आरबीआई ने यह भी निर्देश दिया है कि प्री पेमेंट चार्ज से जुड़े सभी नियमों की जानकारी लोन एक्सेप्टेंस लेटर, कॉन्ट्रैक्ट और की फैक्ट स्टेटमेंट यानी केएफएस में दी जानी चाहिए। अगर केएफएस में कोई चार्ज पहले से मेंशन नहीं है तो बाद में उसे वसूल नहीं किया जा सकता है। तो ये तमाम लोन लेने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। तो चलिए अब इस खबर को थोड़ा विस्तार के साथ चर्चा करते हैं, थोड़े इसके फाइन प्रिंट्स में जाते हैं, समझते हैं इसको कि इसके मायने आपके लिए क्या होंगे। और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रुंगटा और मनी ट्री पार्टनर्स के को फाउंडर सिद्धार्थ शर्मा। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो रुंगटा साहब, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, ये जो आरबीआई की तरफ से ऐलान हुआ है, नया नियम आया है, हालांकि लागू अगले साल से होने वाला है, लेकिन ये होम या किसी भी तरह का लोन लेने वालों के लिए कितनी बड़ी राहत है और ये जो फोरक्लोजर चार्जेस थे ये कितनी बड़ी चुभन थी? विपिन जी, आपने एकदम सही कहा। आपने जब शुरुआत में कहा था कि अभी तक की जो प्रैक्टिस है वो ये रही है कि जब इन फ्लोटिंग रेट लोन्स, जब आरबीआई ब्याज दरें घटाता था, बैंक्स को बहुत टाइम लगता था वो ब्याज नीचे के ब्याज दरें अपने बोरोवर्स को पास ऑन करने के लिए। तो आप अगर एक बोरोवर थे, मान लीजिए हम होम लोन का एग्जांपल लेते हैं, बहुत पॉपुलर है और बहुत लोगों के पास होम लोन है जो फ्लोटिंग रेट पे है। तो मान लीजिए आपने फ्लोटिंग रेट का होम लोन ले रखा है, आपकी ब्याज दर मान लीजिए 9.5% है, और दूसरी बैंक आपको आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखते हुए, आपके क्रेडिट स्कोर को देखते हुए आपको मान लीजिए 8.5% पे लोन देने को तैयार है। तो अभी आप, जब आपके पास 9.5% का ब्याज बैंक ए से है, आप उस बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आप या तो ब्याज दर कम कर दीजिए या मैं अपना लोन लेके किसी और बैंक के पास जाता हूं। तो जब आप अपना लोन लेके किसी और बैंक के पास जाते हैं तो
जो आपकी ओरिजिनल लेंडिंग बैंक है वो आपसे कहती है कि क्योंकि आप इसे फोर क्लोज कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे आप प्री पे करके आप ये लोन कहीं और लेके जा रहे हैं, मैं आपसे एक प्री पेमेंट पेनल्टी लूंगा जो हो सकता है 1% से लेकर 2 से 3% तक जाती है। तो आप फिर ये गणित लगाने लग जाते हैं कि मैं अगर मान लीजिए 1 करोड़ का लोन आउटस्टैंडिंग है, अगर आप उसमें 2 या 3 लाख रुपए आपको प्री पेमेंट पेनल्टी देनी है और फिर आप 8.5% पे किसी और बैंक के पास जाते हैं, तो क्या ये सच में आपको फायदा मिल रहा है कि नहीं? तो ये बहुत बड़ी दुविधा थी कि जिस बैंक के साथ आप हैं वो आपका ब्याज दर कम कर नहीं रहा है, और कहीं और आप जाते हैं तो आपसे पेनल्टी अलग से लिया जा रहा है, जो एक एंटी कंज्यूमर एक्टिविटी है। तो यही आरबीआई ने ध्यान देते हुए ये कंज्यूमर के हित में लाया है। पहले उनके पास एक रेगुलेशन ऑलरेडी था कि अगर आप ये पार्ट प्रीपेमेंट अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट सोर्स ऑफ फंडिंग जो है आप खुद के पैसों से करते हैं तो आप पे प्रीपेमेंट चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इसे दूसरे लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्रीपेमेंट चार्ज लगेगा। तो अब अच्छी बात है, आरबीआई ने कदम उठाते हुए कंज्यूमर्स के फेवर में 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया है कि कोई भी तरीके का अगर पार्ट प्रीपेमेंट या फुल पेमेंट होता है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। जी, तो हर्ष ने उसको और एक्सप्लेन कर दिया। सिद्धार्थ, अब ये समझने वाली बात है कि एक तो सीधा सीधा केस आपको समझ में आ गया जो है होम लोन का, क्योंकि होम लोन इसी तरीके के होते हैं, रकम बहुत बड़ी होती है और बहुत बड़ी दुश्वारी होती है अगर आप पहले थोड़ा दे देना चाहें या फिर आप चेंज करना चाहें, और अब इसमें बहुत बड़ी आसानी होने वाली है। उसके अलावा उन्होंने कहा है एसएमईज एमएसएमईज, वहां पे किस तरीके से फायदा होने वाला है, क्योंकि इस वक्त हमारा कार्यक्रम जो लोग देख रहे हैं उसमें बड़ी संख्या में ऐसे एमएसएमई एसएमई कारोबारी भी शामिल रहते हैं, कैसे उन्हें फायदा मिलेगा? देखिए, जैसे आपने ये बोला, जिस तरीके से आपने ये बताया कि 1 जनवरी से 2026 में ये एक रूल और नियम लागू होगा जहां आरबीआई लोन्स में ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगी, तो ऑन इंडिविजुअल्स को ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज जनरली लोग बहुत बड़ा होम लोन लेते हैं। इन द सिमिलर मैनर एसएमईज जो होती है वो अपने ओवरड्राफ्ट पे या जिनको एक बहुत बड़ी रकम लेनी होती है बैंक से, उसमें भी जब उनको अपने लोन्स ट्रांसफर करने होते हैं या फ्लोटिंग रेट पे अपने लोन्स को कम कराने होते हैं तो उनको काफी दिक्कत होती है। इन दैट केस उनके पास जो एक वर्किंग कैपिटल होती है वो कम रह जाती है, स्पेशली जब वो एक बिनाइन इंटरेस्ट रेट सिनेरियो पे मूव कर रहे होते हैं। तो इन दैट केस एसएमईज को एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है सिस्टम के अंदर अपने लोन्स को एक बैंक से दूसरे बैंक में स्विच करने के लिए, सो दैट उनके पास एक वर्किंग कैपिटल ज्यादा से ज्यादा हो। तो उन दैट केस आरबीआई ने ये जो स्टेप लिया है जहां पे उन्होंने इंटरेस्ट जो फोर क्लोजर्स ऑफ द लोन, जहां पे कोई भी पेनल्टी नहीं पड़ेगी, सिस्टम के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, जहां स्पेशली जो लोन पेयर्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, स्पेसिफिकली जब हम एसएमएस की बात करते हैं, इन दैट केस उनको भी एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, जहां वो ये देखेंगे कि पॉइंट नंबर 1, उनको एक बैंक से दूसरे बैंक में जो उनको लोन शिफ्ट करना होता है, स्पेसिफिकली जब उनको सर्विसेज प्रॉपर नहीं मिलती है या ब्याज दर कम होती है दूसरी बैंक में, तो वो जो एक वर्किंग कैपिटल का जो एक बेनिफिट होता है वो उनको मिल जाएगा। एंड सेकेंडली उनके ऊपर कोई एक अनड्यू चार्जेस या पेनल्टीज नहीं लगानी पड़ेगी जब भी वो एक लोन से दूसरे लोन में शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो हम देख सकते हैं कि स्पेसिफिकली जो इंडिया में जो आज एसएमईज इतना बड़ा कंट्रीब्यूट कर रही है एक वर्कफोर्स पोटेंशियल के लिए, वर्कफोर्स कंट्रीब्यूशन के लिए और जीडीपी के लिए, तो उनके पास एक सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल रहेगी एंड एट द सेम टाइम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी ये एक बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया होगा जहां पे वो एक फ्रिक्शनलेस तरीके से काम कर पाएंगे। हर्ष, एक बहुत बड़ा सवाल जो अमूमन इस समय जो भी शो देख रहे होंगे उनके मन में आएगा कि एक तो है कि ये 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, तो ये जब लागू होगा तो उसके बाद जो लोन उठेंगे उन पर लागू होगा, या आज किसी के पास एक लोन है, क्योंकि आमतौर पे होम लोन तो बहुत लंबी अवधि के होते हैं, या और भी अगर बड़े लोन्स हैं, बड़ी संख्या वाले लोन हैं या हैवी लोन हैं, तो वो लंबे समय में ही चुकाए जाएंगे, तो क्या आज भी जिनके पास ऐसे लोन हैं उन्हें फ़ायदा होगा या फिर जो नए लोन सैंक्शन होंगे उन्हें? तो वेल देखिए, एट द फर्स्ट रीडिंग तो ये है कि ये लागू होता है 1 जनवरी। हाँ हर्ष, आपसे सवाल था। हाँ जी, तो देखिए ये लागू होता है 1 जनवरी 2026 से। अब जो वर्डिंग्स है वो ये कहती हैं कि जो नए लोन लिए जाएंगे 1 जनवरी 2026 के बाद और जो रिन्यू किए जाएंगे 1 जनवरी 2026 के बाद। लेकिन मेरी समझ ये है कि आरबीआई के जो रेगुलेशंस आते हैं वो इन जनरल इंटरेस्ट ऑफ ऑल बोरोवर्स है। तो आई थिंक इन द स्पिरिट एंड वर्ड
ये लागू होना चाहिए सभी बोरोवर्स के ऊपर अगर आप पहले भी लोन ले रखे हैं ऑन अ फ्लोटिंग रेट जो एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड है। सो ये दो तीन चार कंडीशन जो उसे पूरी होनी जरूरी है। अगर आपका फिक्स टर्म लोन है तो ये आप पे लागू नहीं होता। ये फ्लोटिंग रेट लोन है आपका जो एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड है, और वो बेंचमार्क अगर रिड्यूस किया गया, मान लीजिए आरबीआई ने रेपो रेट घटाया है और आपको उसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो एज अ बोरोवर आपकी ये शिकायत वाजिब है कि जब मेरा लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक हुआ है, लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क के रेट्स घट गए हैं, लेकिन मेरी बैंक मुझे ये इसका फायदा नहीं दे रही है, तो मैं किसी और बैंक के पास जाना चाहता हूं। अब वो प्रोसेस में अगर मेरी एग्जिस्टिंग बैंक मेरे से पेनल्टी लेती है, प्रीपेमेंट चार्जेस लेती है, तो पूरा पर्पस डिफीट हो जाता है। सो आपके सवाल क्या था कि लागू किस पे होता है? सो वेल, इन द स्पिरिट ऑफ द वर्ड जो हम देख रहे हैं, वैसे कहा गया है कि एनी न्यू लोन आफ्टर 1 जनवरी 2026 एंड दोज रिन्यूड प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से जिन्होंने लोन ले रखा है, ये अभी तक क्लैरिटी नहीं है। तो लेकिन जो आरबीआई का इंटेंट है, मुझे लगता है इन स्पिरिट इट विल बी अप्लाइंग टू इवन द एग्जिस्टिंग लोन्स। क्योंकि उसके बिना काफ़ी सारे लोन जो हैं वो बोरोवर्स हैं उनके लिए वो एक थोड़ा अजीब स्थिति बन जाएगी। और खैर नए पे तो होगा, ये बात सही हो गई, लेकिन इस पे और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी तो बेहतर होगा। अच्छा सिद्धार्थ, यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट्स को इन्होंने बाहर रखा, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, रीजनल रूरल बैंक हो गए, लोकल एरिया बैंक हो गए, टियर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, एनबीएफसी, अपर लेयर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। कुछ खास कारण आपको लगता है कि इन कुछ इंस्टीट्यूट को थोड़ा इससे बाहर रख दिया गया? बाकी सारे शेड्यूल्ड बैंक हैं, एनबीएफसीज हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, वो सब हैं, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को बाहर रखा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि कुछ बैंक्स होती हैं जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स हो गई हैं, वो काफी आरबीआई के जो रूल्स एंड गाइडलाइंस होती है उसके बाहर होते हैं। जैसे वो लोग बेसिल नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पाते, या उनके पास एक सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल नहीं होती है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो स्पेसिफिकली आरबीआई ने कीपिंग इन टू माइंड सर्टन बैंक्स लाइक स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए, रीजनल बैंक्स हो गए, लोकल बैंक्स हो गए, टियर 4 आपकी कोऑपरेटिव बैंक्स हो गई, इनको एम्बेट से इसलिए बाहर रखा है बिकॉज सबसे पहले ट्रांसमिशन ऑफ लोन्स इनके केस में थोड़ा सा मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी। एंड सेकेंडली काफी सारी जो बैंक्स होती हैं जो आपने बताया और जो मैं भी आपको बता रहा हूं, वो उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो आरबीआई के रूल्स एंड गाइडलाइंस के एम्बेट के भी काफी बाहर होती हैं, स्पेशली जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं। एंड मोस्टली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि वर्किंग कैपिटल का होना भी बहुत जरूरी है बैंक के पास। एंड ट्रांसमिशन, इसको हम लोन ट्रांसमिशन जो कहते हैं, उसके लिए काफी क्लरिकल एफिशिएंसी की भी जरूरत है। तो इन दैट केस सबसे पहले जो बिग बैंक्स जिसको बोलती हैं, उनको उनमें ये लागू होना बहुत लाजमी है विज़ ये स्मॉल बैंक जिनके पास वर्किंग कैपिटल कम है, या जो बेसिल नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पाते, या फॉर एग्जांपल जो आरबीआई के एम्बेट के बाहर है। दैट इज द रीजन कि आरबीआई ने ये जो 4-5 कैटेगरीज की बैंक्स को बाहर रखा है, ये इसी कारण से उन्होंने बाहर उनको एक्सक्लूजन की कैटेगरी के अंदर रखा है। एक चीज़ और है, अगर आपने भी पढ़ा हो हर्ष, तो ये बोल रहे हैं कि इन्हीं कैटेगरी, ये जो अबव सारे इंस्टीट्यूट है, अगर किसी व्यक्ति या एमएससी को इन इंस्टीट्यूट जिनकी हमने बात की उनसे 50 लाख तक का लोन मिला है, तो उस पर भी फिर प्री पेमेंट चार्ज नहीं लिया जा सकेगा। इसको थोड़ा अगर आपने गौर किया हो तो मुझे समझाइए। तो मैं विपिन जी, इस पे क्लैरिटी नहीं है। जितना मैंने भी पढ़ा है इसमें क्लैरिटी अवेटेड है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि कई इंस्टीट्यूट्स हैं जिन पे ये रूल्स लागू नहीं होते हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अगर 50 लाख तक का लोन है तो आप प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लेंगे। वो एसएमईज पे है कि भाई अगर आप एक एसएमई है और आपने लोन ले रखा है, तो क्या ये आपके शेड्यूल्ड बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसी पे ही लागू होता है, कि अगर एज एन एसएमई आपने रूरल कोऑपरेटिव बैंक से, टियर 4 कोऑपरेटिव बैंक से ले रखा है, तो उस पर भी लागू होता है कि नहीं? आई थिंक इस पे थोड़े क्लैरिफिकेशन आने बाकी हैं। अब थोड़ा वक्त है, 1 जनवरी के लिए थोड़ा टाइम है, तो आई एम श्योर इसमें आप और क्लैरिटी आते हुए आरबीआई की तरफ से देखेंगे। जी, तो एक छोटा ब्रेक लेने का वक्त आ गया मेरे पास, लेकिन एक बात यहाँ पे क्लियर है कि तमाम होम लोन लेने वाले, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि उनको स्विच करना है या
पार्ट पेमेंट भी, ऐसा नहीं कि फुल, पार्ट पेमेंट करना है तो भी और फुल पेमेंट करना है तो भी किसी प्रकार का फोरक्लोजर या प्री पेमेंट चार्जेस बैंक अब नहीं ले पाएंगे 1 जनवरी 2026। और साथ में जो छोटे और मझोले कारोबारी हैं, बैंक की बहुत बड़ी यहां पर घोषणा है, एमएसई एमएसएमई, उनके लिए भी अब ये सेम नियम लागू होंगे। और अभी जो हर्ष जी ने कहा कि कुछ इंस्टीट्यूट को इससे बाहर रखा गया है, लेकिन वहां पर भी अगर 50 लाख रुपए तक का लोन है तो शायद ये छूट भी वहां पर मिलेगी। उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी और आ जाएगी तो बेहतर होगा, और नए पुराने इस पर भी थोड़ी क्लैरिटी। अभी इतना तो है कि 1 जनवरी 2026 के बाद वाले लोन्स पे तो लागू हो ही जाएगा, लेकिन एग्जिस्टिंग लोन, होम लोन्स पर भी ये लागू हो सकता है। थोड़ा वक्त हम इंतजार करेंगे, लेकिन बड़ी राहत तो आगे। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो फिक्स टर्म लोन्स हैं उनके लिए भी कुछ कहा गया है। वहां पर बैंक ने क्या कहा है, वहां पर भी कुछ रियायतें और सहूलियतें दी हैं, और खास तौर पे आपके एग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा बहुत कुछ, उसको भी थोड़ा समझ लेंगे। एक छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा, और हम बात कर रहे हैं कि अब आरबीआई का नया नियम आ गया है जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जो आपको आपके फ्लोटिंग रेट वाले लोन से किसी भी तरह के फोरक्लोजर या प्री पेमेंट चार्ज से आज़ादी की छूट देगा। यानी अगर आप अपने लोन को पहले भरना चाहें या फिर उसे फोरक्लोज करना चाहें तो आपको, या फिर कहीं शिफ्ट भी करना चाहें या पार्ट पेमेंट करना चाहें तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। अब कुछ 1-2 सवाल और, हमारे दोनों मेहमान हर्षवर्धन और सिद्धार्थ हमारे साथ बने हुए। सिद्धार्थ, इसमें कुछ लोगों के पास, हालांकि शायद ऐसे लोन्स की संख्या बहुत कम होती होगी जहां हाइब्रिड लोन होते हैं, मतलब वो फिक्स्ड और फ्लोटिंग का एक मिक्स होते हैं, वहां पे कैसे डिसीजन होगा? मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि 2 टाइप के लोन होते हैं, एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट एंड फिक्स इंटरेस्ट। फिक्स इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि अगर रेपो रेट हमारा कम या ज्यादा होता है, हमारा जो इंटरेस्ट जो हमारा जो लोन होता है वो कांस्टेंट रेट से हमें पे करना होता है। आरबीआई ने बहुत क्लियर कट अपने जो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट में बताया है कि अगर एक एक्स अमाउंट ऑफ टाइम से अगर हम इस लोन को अगर हम फोरक्लोजर करेंगे तो इन दैट केस इन्वेस्टर को या जो लोन पेयर है उसको कोई भी एक एडिशनल पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। लेट से अगर 3 साल ऑलरेडी किसी को हो चुके हैं और आपके जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा है कि आप 3 साल से कम के पीरियड के अंदर अगर आप अपने लोन को नहीं बंद करा सकते हैं, और अगर किसी भी एक इन्वेस्टर को या लोन पेयर को अगर 3 साल हो चुके हैं, इन दैट केस अगर वो कोई लोन क्लोजर करवा भी रहे हैं तो उनको कोई भी एडिशनल पेनल्टी या चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। इन दैट केस आरबीआई ने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ये चीज इजी और बना दी है कि अगर इन्वेस्टर्स स्पेसिफिकली जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोन में हैं, अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं स्पेशली आफ्टर 1 जनवरी 2026, तो वो भी इसको अवेल कर सकते हैं, जहां उनको बैंक टू बैंक जाकर एक हैसल में नहीं पड़ना पड़ेगा, एक ट्रांसपेरेंसी उनके अंदर उनके लोन्स में आ जाएगी, एंड अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो विदाउट पेइंग एनी पेनल्टी वो इसको क्लोजर करवा पाएंगे। आज तक जो फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न्स वाले जो एक इन्वेस्टर्स थे या लोन पेयर्स थे, उनकी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो डरते थे और बैंक्स उनको इस तरीके से इंटिमिडेट करते थे कि अगर आप इतना एक्स अमाउंट ऑफ टाइम से पहले अगर आप अपने लोन को क्लोज कर देंगे तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी हैवी पेनल्टी पड़ेगी। तो आरबीआई ने यह भी बहुत क्लियर कर अपनी डेफिनेशन में अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कर दिया है कि अगर आप अपना स्ट्यूमुलेटेड टाइम के बाद अगर आप अपना कोई भी लोन फोरक्लोजर कर रहे हैं तो आपको एज सच कोई भी पेनल्टी, कोई भी हैसल नहीं झेलनी पड़ेगी, जिसके कारण एक कंज्यूमर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा एंड एट द सेम टाइम उनके अंदर एक इस चीज के लिए ठीक है, गॉट योर पॉइंट। लेकिन हाँ, मेरा सवाल थोड़ा स्पेसिफिक हाइब्रिड लोन्स के लिए था। हर्ष, आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब ये तो फिक्स वाले की बात हो गई जो कि काफी हद तक क्लियर ही है, लेकिन जो हाइब्रिड लोन्स है क्या वहां पर कुछ दिक्कत आएगी? तो देखिए विपिन जी, पॉइंट एकदम सिंपल है। सो हम 3 कैटेगरी के लोन्स ले लेते हैं। एक है प्योर फ्लोटिंग रेट, जब आपने लोन लिया उसी टाइम से आपका ब्याज दर जो है फ्लोटिंग रेट पे था, उसकी हमने चर्चा ऑलरेडी कर ली। राइट। एक आते हैं, हम पहले फिक्स्ड पे आते हैं फिर हाइब्रिड पे आएंगे। ओके, सो दूसरी कैटेगरी है जहां पे फिक्स्ड लोन है। बहुत कम संख्या में ऐसे लोन आज की तारीख में दिए जाते हैं, लेकिन पुराने किसी के लोन अगर होंगे जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहे हैं,
तो मान लीजिए आपका 1 करोड़ का लोन था और आपने ओवर द पीरियड उसमें 70 या 80 लाख रुपए आपने ऑलरेडी ईएमआई के रूप में पैसा दे दिया है। अब आपका आउटस्टैंडिंग लोन जितना है वो 20 लाख रुपए का है। अब आप कहते हैं, ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूं, अब आप कहते हैं कि मुझे ये 20 लाख जो मेरा बाकी है ये मैं आपको पूरा लमसम देके मैं प्रीपे करके अकाउंट क्लोज करना है मुझे। अब ये कंफ्यूजन होता था कि आप प्री पेमेंट पेनल्टी किस चीज पे लेंगे। लोन अकाउंट आपका जो इशू हुआ था वो 1 करोड़ का था, अभी जो आप प्रीपे कर रहे हैं वो 20 लाख रुपया कर रहे हैं। तो कई बार ये कंफ्यूजन था कि जो प्री पेमेंट पेनल्टी है वो पूरे 1 करोड़ पे ली जाती थी। मान लीजिए अगर 2% है तो आपको 2% और 1 करोड़ लिया जा रहा है। जो आरबीआई ने क्लैरिफाई कर दिया कि अगर ऐसे केस में कोई प्रीपे कर रहा है तो प्री पेमेंट पेनल्टी अगर लगनी भी चाहिए तो वो सिर्फ उतनी रकम पे लगनी चाहिए जितनी आप अभी प्रीपे करें, जो इस केस में 20 लाख रुपया हो गया जी। अब तीसरी कैटेगरी में आते हैं जो है हाइब्रिड लोन्स, जिसकी आप बात कर रहे हैं। सो हाइब्रिड लोन्स में जो एक छोटा पीरियड होता है जो फिक्स्ड पीरियड का होता है, उसके बाद वो फ्लोटिंग पे कन्वर्ट हो जाता है। सो जो वापस अगेन कमिंग बैक टू द स्पिरिट ऑफ द रेगुलेशन, स्पिरिट ऑफ द रेगुलेशन क्या कह रहा है कि अगर कोई ब्याज दर फ्लोटिंग रेट पे है, दूसरी जगह आपको कम दाम में मिल रहा है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है, तो एक कंज्यूमर सिर्फ प्री पेमेंट पेनल्टी की वजह से कहीं और नहीं जाए, उसको रिलीफ मिली है। अगर आपका लोन उस हाइब्रिड मॉडल में फिक्स्ड पीरियड में है तो मुझे लगता है इसका फायदा आपको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि रेगुलेशंस आर नॉट इंटेंडिंग टुवर्ड्स दैट। लेकिन इसकी क्लैरिफिकेशन अगर आरबीआई दे दे या आप अभी टाइम है तो आई एम श्योर बहुत सारी क्वेरीज उनके पास जाएगी। बैंकिंग एसोसिएशन भी रिप्रेजेंटेशन करेगा। जो क्वेरीज होंगी मुझे लगता है क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर्स जो भी आएंगे उसमें ये मुद्दा क्लियर हो जाएगा। राइट लेकिन आई थिंक इतना तो अब आप दोनों ने क्लियर कर दिया है कि 1 जनवरी के बाद जो आपके फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले लोन हैं उनको कोई फोरक्लोजर, कोई प्री पेमेंट चार्जेस, पार्ट या फुल पेमेंट जैसे भी आप करना चाहते हैं नहीं लगेंगे। आज की तारीख में अभी इस वक्त है, उस पर थोड़ी क्लैरिटी बाकी। क्या पुराने ग्राहकों को मिलेगा, थोड़ी और क्लैरिटी आ सकती है। एमएसएमईज और एसएमईज की हमने बात की, 50 लाख तक के लोन की, उस पर भी तो हर्ष सही कह रहे हैं कि अभी अनाउंसमेंट आई है, ब्रॉड गाइडलाइन आ गई है, इन प्रिंसिपल बहुत सारी बातें क्लियर हैं, लेकिन छोटी छोटी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो शायद और इस वक्त तक आती रहेंगी। लेकिन आरबीआई ने एक आम ग्राहक के लिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के लिए पूरे दरवाजे खोल दिए हैं और साथ में आपके लिए एक बेहतरीन आई थिंक ये एक बचत तो होगी ही होगी। आप कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं किसी सस्ते लोन पे, उस पर आपको किसी प्रकार की कोई पेनल्टी या कोई प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे। आपके पास पैसे आ गए, आप भर दीजिए। पहले सिर्फ इसलिए नहीं भरते थे क्योंकि वो चार्जेस इतने ज़्यादा होते थे कि आपको लगता था क्या फ़ायदा, उससे अच्छा तो मैं ईएमआई पे करूँगा। लेकिन अब वैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी और ये नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन और सिद्धार्थ, आप दोनों का। आई थिंक ये ग्राहकों के लिए बहुत काम की बात रही और तमाम ऐसे लोग जो या तो लोन ले रखे हैं या लेने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।